गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर स्टूडेंट्स आप बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास की तैयारी में हैं और आप तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आप IIT जेईई एंड नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल पर आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राइट, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारा ये 12th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट टॉपिक्स रहेंगे और ये हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा 12th क्लास का विच इज़ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं बेटा विलियन कहते हैं। राइट, अब बेटा विलियन से हमने आपने अगर हमारी पहले वाले वीडियो ने देखी है विलियन वाले चैप्टर की तो आप जाकर हमारी पहले वाली वीडियो देख लीजिए हमारे, ठीक है। आपको प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। राइट, अब देखो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है हमारा ये थर्ड लेक्चर होने वाला और इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है हम पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा रहने वाला है बेटा वो राउल्ट का नियम। क्या रहने वाला बेटा? राउल्ट का नियम। ओके, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा मेरा प्यारे बेटा वो रहेगा हमारा हेनरी का नियम। और मेरे प्यारे बेटा जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा क्वथनांक में अवनयन। और चौथा टॉपिक जो रहेगा बेटा वो हमारा हिमांक में अवनमन रहेगा। और पांचवा जो टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बेटा वो मोलर उन्नयन स्थिरांक रहेगा। राइट, अभी आगे भी टॉपिक है मैं उनको बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब जो सिक्स टॉपिक रहेगा बेटा मेरा वो रहेगा मोलर अवनमन स्थिरांक रहेगा। राइट, और नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा मेरा मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। राइट, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं। अब मेरे प्यारे बेटा ये हमारे क्या रहेंगे न्यूमेरिकल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो स्लाइड है, ठीक है, इस पर आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे आज जो इस वीडियो में लिए हैं मेरे प्यारे बेटा तीन न्यूमेरिकल लिए हैं। इन तीन न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना है। अगर जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बेटा तो हम जो पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा राउल्ट का नियम। किसका नियम रहेगा? राउल्ट का नियम। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। तो पहला जो टॉपिक है मेरे प्यारे बेटा वो क्या है हमारा राउल्ट का नियम। राइट, किसका बेटा? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अब मेरे प्यारे बेटा ये राउल्ट का नियम क्या होता है देखो इसको आप समझना होगा। जैसे कि आपने देखा है इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बेटा। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप इसका फॉर्मूला देख पाएंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है इसको आपको समझना होगा मेरे प्यारे बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला होता है जैसे कि आपको पता है कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। राइट, ओके। अब मेरे प्यारे बेटा यहाँ पे एक राउल्ट का नियम होता है का ये फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूले से हम क्या है इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बेटा? डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो पहले आपको ये समझ लेना चाहिए ये क्या क्या चीज़ें। देखो मेरे प्यारे बेटा जहाँ पे आपका क्या है जहाँ क्या है बेटा आपका जहाँ आपका पी नोट क्या है बेटा? पी नोट जो है आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब है। पी नोट क्या बेटा? शुद्ध जल का वाष्प दाब है। किसका बेटा? शुद्ध जल का वाष्प दाब। शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या बेटा? जो आपका शुद्ध जल है उसका क्या है बेटा? ये वाष्प दाब है। अब मेरे प्यारे बेटा अगर जो हम पी एस की बात करें तो पी एस क्या है मेरे प्यारे बेटा? पी एस जो होता है बेटा हमारे यहाँ पे पी एस होता है बेटा विलियन का दाब। विलियन का वाष्प दाब क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? विलियन का वाष्प दाब। राइट, अब आपको पता चल गया कि पी नोट क्या है बेटा आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब है और पी एस क्या है? विलियन का वाष्प दाब। अगर बेटा हम स्मॉल एन की बात करें मेरे प्यारे बेटा, किसकी बात करें? स्मॉल एन की, तो यह है हमारे विलय के मोलों की संख्या। किसकी बेटा? विलय के मोलों की संख्या। किसकी मेरे प्यारे बेटा? विलय के मोलों की संख्या। सर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। राइट, मोलों की संख्या। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर हम बात करते हैं कैपिटल एन क्या है यहाँ पे आपका? विलायक के मोलों की संख्या। किसके बेटा? विलायक विलायक के मोलों की संख्या। राइट, आगे आप लिख लेंगे विलायक के मोलों की संख्या।
अब देखो बेटा, मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपका ये राउट का नियम है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमारा ये क्या है बेटा, ये जो हमारा पूरा जो है ये वाला, इस पार्ट को अगर मेरे प्यारे बेटा आप देखेंगे इस पार्ट को, तो देखो ये जो पार्ट है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा किसी गैस का वाष्प दाब का अपेक्षित नमन, क्या है बेटा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्या है बेटा, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, अपेक्षित अवनमन, राइट। अगर मेरे प्यारे बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की, तो मेरे प्यारे बेटा ये क्या है हमारा, ये क्या है बेटा, विलेय का मोलेंस, किसका बेटा, विलेय का मोलेंस, विलेय का मोलेंस, राइट। तो मेरे प्यारे बेटा, जैसे आपको सब बातें पता चल गई हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं राउट के नियम की, तो ये जो आपका ये जो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है, ये क्या है आपका, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, राइट। और जो आपका एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन है बेटा, ये क्या है आपका, विलेय का मोलेंस, राइट। अब मैंने आपसे बात की है बेटा, जहां पर आपका पी नोट क्या है बेटा, शुद्ध जल का वाष्प दाब है, पी एस क्या है बेटा, विलीन का वाष्प दाब, स्मॉल एन क्या है बेटा, विलेय के मोलक संख्या, और कैपिटल एन क्या है बेटा, विलायक के मोलक संख्या। अगर आप बेटा राउट के नियम की परिभाषा लिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बेटा, इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लग रहा है बेटा, किसका लग रहा है, बराबर का, ठीक है। तो एक बार सुन लो कि इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, राउट के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बेटा, ये पी नोट माइनस पी एस क्या है आपका, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो किसी गैस का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो बेटा, क्या होती है, राउट का नियम। इसकी बात करते हैं बेटा, हम राउट के नियम की बात करते हैं, किसका बेटा, राउट के नियम की बात करते हैं। तो जो राउट का नियम होता है मेरे प्यारे बेटा, तो इसकी डेफिनेशन बहुत प्यारी है, क्या है बेटा डेफिनेशन, इसको आपको समझना होगा। डेफिनेशन ये है बेटा, कि इस नियम के अनुसार, किसके अनुसार बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अनुसार किसी गैस का, किसी गैस का, किसी गैस का वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होता है बेटा, किसके होता है, उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होते हैं, के बराबर होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा, किसी गैस का वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन उसके विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। जैसे कि मेरे प्यारे बेटा, आपने ये फॉर्मूला लिखा था, तो आपने इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे,
राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखेंगे। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखने के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लिख के आएंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप बताएंगे यहाँ पे ये वैल्यू ये है और इनका नाम ये है, राइट। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, किसकी बात करते हैं, हम राउल्ट के नियम की अनुप्रयोग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग में। तो बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और प्यारे बेटा देखते हैं क्या होता है राउल्ट राउल्ट के नियम की राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग, ये सीमाएं लिख दो, सीमाएं, ठीक है बेटा। राउल्ट के नियम की सीमाएं, अगर हम बेटा राउल्ट के नियम की सीमाएं कर रहे हैं तो इसको हमें देखना चाहिए। जैसा कि अगर आप कोई मेरा प्यारे बेटा कोई कंटेनर ले रहे हैं, अगर ये आपने कोई कंटेनर लिया है मेरे प्यारे बेटा, क्या लिया है आपने, कोई एक कंटेनर लिया है, ठीक है। अगर आपने इसका क्या करा है बेटा, कोई सॉल्यूशन बनाया, ये आपके क्या है बेटा, ये आपके बिलाया के बेटा, क्या है ये आपका, ये आपका मेरे प्यारे बेटा बिलाया के। और बेटा ये आपका क्या है बेटा मेरे प्यारे बेटा, और ये आपके क्या है, बिल्ले हैं, क्या बेटा, ये जो है बेटा आपके ये क्या है मेरे प्यारे बेटा, ये सब क्या है, ये आपके बिल्ले हैं, क्या है बेटा, बिल्ले, राइट। अब आपने बिले और ब्लैक को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन में क्या है, आपके जो बिले की अमाउंट है बेटा वो बहुत ज़्यादा कम है और जो ब्लैक की अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। अगर किसी विलेन को आप बना रहे हैं उसमें जो बेटा विलायक का जो पानी ज़्यादा होता है तो विलियन क्या बनता है बेटा, आपका तनु विलियन बनता है, क्या बनता है, तनु विलियन बनता है। तो मेरे प्यारे बेटा तो आप लिख सकते हैं जो ये नियम होता है बेटा वो तनु विलियनों पे लागू करते हैं। इसकी पहली जो सीमाएं है मेरे प्यारे बेटा तो उसको समझो, यह नियम, यह नियम, यह नियम तनु, तनु मतलब जो पतले सॉल्यूशन है, तनु विलियनों पर लागू होता है, तनु विलियनों पर लागू होता है, ठीक है बेटा। क्या होता है, जिसमें आपकी क्या होगी, बिले की अमाउंट कम होगी और ब्लैक की ज़्यादा होगी, उस विलियन पर ये क्या होगा, नियम लागू होते हैं। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है, ये अगर आप इसमें ब्लैक की अमाउंट क्या है, मात्रा ज़्यादा मिला दें और ब्लैक की मात्रा कम रहने देंगे तो विलियन बनेगा बेटा आपका सांद्र विलियन, क्या विलियन बनेगा, सांद्र विलियन। और ये जो विलियन होता है वो सांद्र विलियनों पर लागू नहीं होता है, किस पर नहीं होता बेटा, यह नियम, यह नियम सांद्र विलियनों पर लागू नहीं होता है, विलियनों पर लागू नहीं होता है, ठीक है बेटा। किस पर नहीं होता बेटा, जो आपके गाढ़े रंग के सॉल्यूशन होते हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। और ये जो होते हैं, बात करते हैं जो अवाष्पशील विलियन होते हैं बेटा, अगर आपके जो अवाष्पशील विलियन है मेरे प्यारे बेटा, क्या है बेटा आपके अवाष्पशील विलियन, तो बेटा जो आपके अवाष्पशील विलियन होते हैं तो उस पर ये नियम भी लागू होते हैं। तो आप लिख देना यह नियम, क्या लिख देंगे बेटा, तीसरा पॉइंट लिख देना लास्ट, यह नियम अवाष्पशील, अवाष्पशील विलियनों पर लागू होता है, यह नियम अवाष्पशील विलियनों पर लागू होता है, लागू होता है, समझ गए। जो आपके अवाष्पशील विलियन होते हैं बेटा तो उन पे ये नियम क्या करते हैं, लागू करता है। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हो गई कि ये जो विलियन होता है, ये राउल्ट का जो नियम होता है वो तनु विलियनों पर लागू होता है, सांद्र विलियन पे नहीं होता है। जो आपके अवाष्पशील विलियन होते हैं उन पे भी लागू होता है। तो मेरे प्यारे बेटा ये हमारा टॉपिक कवर होता है राउल्ट का नियम। अब हम चलते हैं, पहला जो टॉपिक हमने बात की थी आपसे, सबसे पहले बात की थी मेरे प्यारे बेटा, हमने सबसे पहले बात की थी जो हम पहला टॉपिक कवर करेंगे वो राउल्ट का नियम करेंगे। किस पे करेंगे बेटा, राउल्ट का नियम। तो हमने राउल्ट का नियम कवर कर लिया है, पूरा कर लिया है बेटा। अब हम बात करेंगे हेरने के नियम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा,
हेरनी के नियम के बारे में। तो मेरे प्यारे बेटा, आपको हेरनी का नियम समझने के लिए एक कंसेप्ट याद रखना होगा। किसका हम कर रहे हैं बेटा? हेरनी का नियम। अगर बेटा मैं हेरनी के नियम की बात कर रहा हूँ, बेटा किसकी बात कर रहा हूँ? हेरनी के नियम की बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना चाहिए। किसके बारे में ध्यान देना चाहिए बेटा? हेरनी के नियम के बारे में। तो बेटा हेरनी का नियम बेसिकली होता क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हेरनी का नियम। अब मेरे प्यारे बेटा, ये जो हेरनी का नियम है ये काफ़ी अच्छा है। और जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बेटा, आपसे एक बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ? क्या आपने ये कोई एक डायग्राम बनाया बेटा? क्या कराया आपने? ये कोई डायग्राम बनाया है। और इस डायग्राम में क्या है? ये जो आपका मोल अंश है, क्या है बेटा? ये जो आपका मोल अंश एक्स है, क्या बेटा? एक्स जो है बेटा आपका ये जो मोल अंश है, और जो ये आपका पी है बेटा, ये जो आपका वाष्प दाब है, क्या है? वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक दाब, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अगर आप बेटा यहाँ पे अगर मान लो आप कोई मोल मतलब मोल अंश को क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, तो बेटा आपका जो वाष्प दाब है वो भी 1 होगा। अगर आप मेरे प्यारे बेटा अगर मोल अंश आप 2 ले रहे हैं और वाष्प दाब भी कितना होगा बेटा? आपका 2 होगा। अगर आप मोल अंश 3 ले रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, तो वाष्प दाब भी कितना होगा? 3। अगर तो इनकी लाइन इस तरह से कट करोगे, लेके आओगे, तो बेटा ये जो यहाँ से एक लाइन पास आउट होती है, क्या होती है? पास आउट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा के एच। क्या बोलते हैं? के एच की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है बेटा? के एच की। तो बेटा जो आपका हेरनी का नियम है, तो बेसिकली उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नियम क्या होते हैं देखो, अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा किसकी, क्या आपका कोई गैस है मेरे बेटा, क्या है? माना माना इस नियम के अनुसार, किसी गैस का वाष्प दाब का किसी गैस का आंशिक दाब P उस गैस के मोलंस एक्स, ठीक है, के समानुपाती होता है। एक बार सुन लो कि भैया जो आपका हेनरी का नियम है, तो इस नियम के अनुसार किसी गैस का वाष्प दाब P उस गैस के मोलंस एक्स के समानुपाती होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? समानुपाती होता है। जहां पर बेटा अगर मान लो आप क्या करते हैं बेटा, इसका एक साइन हटाते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसका साइन हटाते हैं, तो एक नियतांक लिखते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? के एच इंटू एक्स, राइट। क्या बेटा P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। जहाँ पे बेटा जो आपका के एच है मेरे प्यारे बेटा, वो क्या है? आपका एक नियतांक है। क्या है बेटा? हेनरी का नियतांक है। क्या बेटा? नियतांक है। के क्या है बेटा? के एच क्या है? एक नियतांक है। अब बेटा के एच तो आपका एक नियतांक है। जो आपका एक्स है मेरे प्यारे बेटा, वो क्या है? आपका मोलंस। क्या है बेटा? मोलंस। क्या है? किसी गैस का एक्स क्या है मेरे प्यारे बेटा? मोलंस है। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर आप पी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा? अगर आप पी की बात कर रहे हैं, तो पी क्या है बेटा आपका? बेसिकली पी क्या होता है? वाष्प दाब, मतलब आंशिक दाब होता है। क्या होता है बेटा? आंशिक दाब होता है। आंशिक दाब, ठीक है। क्या होता है बेटा? आंशिक दाब। तो मेरे प्यारे बेटा हम यही बात बता रहे थे आपको कि जो आपका हेरनी का नियम है मेरे प्यारे बेटा, किसका नियम है? हेरनी का नियम है। तो हेरनी का नियम क्या है बेटा? देखो आप इसको समझो। हेनरी के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार बेटा? हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब P उस गैस के मोलस एक्स के समानुपाती होता है। एक बार सुन लो बेटा, हेनरी के नियम की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? हेनरी के नियम के अनुसार की बात करते हैं। हेनरी के नियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हेनरी के नियम की बात कर रहे हैं। तो हेनरी का नियम क्या होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भैया इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब P उस गैस के मोलंस एक्स के समानुपाती होते हैं। किसके समानुपाती है बेटा? किसका साइन है ये? समानुपाती का, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। और जहाँ पे अगर बेटा आप इसका साइन हटाते हो, तो यहाँ पे एक नियतांक लेते हैं, और जहाँ के एच क्या है? आपका एक नियतांक है। अगर बेटा ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है बेटा, आप मोलंस को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा? अगर आप मोलंस बढ़ा रहे हैं तो आपका आंशिक दाब भी बेटा क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मेरा प्यारे बेटा अगर आप आंशिक दाब को बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? मोलंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि भैया क्या कह रहे थे, हमने क्या बोला सबसे पहले कि इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब P उसके गैस के मोलंस एक्स के समानुपाती होते हैं, राइट।
अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको समझ लो मेरे प्यारे बेटा। डेफिनेशन बेसिकली है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है बेटा। देखो क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस, इसका बेटा किसी भी गैस, किसी गैस का, किसी गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब आंशिक दाब पी उस गैस के, उस गैस के मोलंस, मोलंस एक्स के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात अर्थात क्या भैया, पी डायरेक्टली समानुपाती होता है एक्स के। ठीक है मेरा प्यार बेटा, जो मैंने आपको लिखा है, बोला आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बेटा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको लिखा हुआ है, राइट। आप फिर इसको नोट कर लेंगे और आपको इसको समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बेटा ये तो आपका कंप्लीट होता है। हेनरी का नियम क्या होता है कि भैया ये आपने लिख दिया है, किस तरह भी आपने लिखवाया है, किसी गैस का आंशिक दाब पी उसके गैस के मोलंस एक्स के समानुपाती होते हैं। अब मेरे प्यारे बेटा हम बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, हेनरी के नियम की सीमाएं, राइट। हेनरी नियम के अनुप्रयोग की बात करते हैं बेटा, अनुप्रयोग। अगर मेरे प्यारे बेटा हम हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो बेसिकली हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में होता क्या है मेरे प्यारे बेटा, क्या होता है, अगर जैसा कि अगर आप समुद्र छोड़ो, ठीक है, अगर आप मान लो कहीं पर नहाने के लिए जा रहे हैं स्विमिंग पूल में, जैसे आप नहाने के लिए अंदर की ओर जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो, अगर आप बाहर जैसे सांस ले रहे थे, अंदर जाकर ऐसे सांस नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते मेरे प्यारे बेटा, वो इस वजह से नहीं ले पाते हैं क्योंकि जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, जो बाहर का दाब होता है मेरे प्यारे बेटा, वो क्या हो जाता है, वो जो आपके अंदर के जाने पर, अंदर जाने के बाद वो दाब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, राइट। इतना पता चल गया। जैसे जैसे अगर मान लो अगर आप नहा रहे थे और स्विमिंग पूल में से जैसे पानी, मतलब आप बाहर की ओर आते हैं तो आपका दाब कम होने लगता है, जिससे आपको क्या है, सांस लेने में फिर आसानी हो जाती है। तो ऐसे ही बोला जाता है कि अगर आप कोई, जब कोई गोताखोर बेटा, क्या, जब कोई गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है तो वो क्या करता है, अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाता है। उस सिलेंडर में क्या होती है बेटा, कुछ गैसें भरता है। वो क्या करता है, ये सिलेंडर होता है मेरे प्यारे बेटा, क्या होता है, सिलेंडर होता है। और इसमें वो जो गोताखोर होता है, इस सिलेंडर में 3 तरह की गैसें लेके आता है मिक्स करके, जिससे कि जैसे ही वो अंदर की ओर जाता है दाब कम होने लगता है, और वो अपने दाब को पूरा करने के लिए, वो अपना सांस ऑक्सीजन लेने के लिए उन गैसों को आपस में
मिला लेता है, ठीक है। जिससे को वो क्या है, जैसे मान लो वो 1 मिनट रुक रहा था मेरे प्यारे बेटा, तो अब वो 5 मिनट भी रुक सकता है। तो वह जैसे ही अगर वो ले जाता है, देखो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन बट एक बात प्रॉब्लम वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वो समुद्र में से बाहर की ओर आने लगता है, तो वो उसमें जो गैस होती है वो क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। उसमें से वो जो गैस होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस चली जाती है, और नाइट्रोजन गैस जाने के बाद इसमें जो गोताखोर होता है हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और बेटा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर जाता है। कोई जब गोताखोर समुद्र की ओर जाता है तो हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का मिश्रण लेकर जाता है, राइट। अब जब लेके जाता है तो फिर मैंने बताया कि ले जाने का मकसद यही रहता है कि उसे सांस लेने में आसानी होती है ना। अब लेकिन जैसे ही वो समुद्र से में से बाहर की ओर आता है मेरे प्यारे बेटा, तो उससे क्या होता है, उसमें से एक नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। उस गैस में से नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जैसे ही बुलबुले निकलने लगते हैं तो वो उसके ब्लड में पहुंच जाते हैं गोताखोर के। जैसे ही उसके खून में अंदर वो पहुंच जाते हैं नाइट्रोजन के बुलबुले, तो वो क्या कर देते हैं, खून को जमा देते हैं। जैसे ही खून जम जाता है मेरे प्यारे बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है, तो उनको एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बेंट्स बीमारी भी कहते हैं। जिससे कि उन्हें क्या होता है, उनको अपनी मौत का भी सामना करना पड़ता है, और ये बहुत जो काम होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, राइट। तो एक अनुप्रयोग तो ये हो गया, जब कोई गोताखोर समुद्र की ओर अंदर की ओर जाता है तो उसका वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम हो जाता है, और जैसे ही वो समुद्र की सतह के ऊपर वो आता है तो उसका वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है मेरे प्यारे बेटा, धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, धीरे धीरे अधिक होने लगता है। क्या होने लगता है, हाँ देखो सुनो, अगर अंदर की ओर जाएगा तो वायुमंडलीय जो दाब था और अंदर की ओर जाएगा तो उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो समुद्र की ओर आएगा कम होने लगेगा, जिससे कि वो क्या है, उसको आसानी होगी। तो अब जब हो रही थी तो फिर यहाँ से एक नाइट्रोजन गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलने के बाद वो उसके खून के अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है ना। जाने के बाद उस ब्लड को ये जमा देती है, और जमाने के बाद वहाँ से एक बेंट्स बीमारी हो जाती है। और बेंट्स बीमारी एक ऐसी होती है जो आप इंसान की मृत्यु भी ले लेती है गोताखोर की, राइट। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब दूसरा पॉइंट ये होता है, अगर आप मान लो कहीं ऊंची जगह पे जाते हैं मेरे प्यारे बेटा, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी भरपूर मात्रा है, आप ऑक्सीजन आसानी से ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर ऊंची जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपके मैदानी स्थान है मेरे प्यारे बेटा, उनके स्थानों के मुकाबले ऊपर के वाले जो स्थान होते हैं वहाँ पे जो वायुमंडल दाब होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा कम होता है। जिससे कि वहाँ रहने पर आप अगर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। और अगर आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी तो आपकी जो थिंकिंग होगी बेटा वो सोचने की भी कम हो जाएगी, और आप क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे कमज़ोर भी हो जाएंगी, है ना। तो ये वाला बात ही मुझे बतानी थी, इसके अनुप्रयोग में आप लिख लेना, ठीक है। और जैसे कि अगर मान लो अगर आप CO2 लेते हैं मेरे प्यारे बेटा, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इंसान क्या करता है, जो मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, वो भी एक हेनरी के नियम पर ही आधारित है। कि अगर किसके नियम पर आधारित है, कि मनुष्य जब ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है तो यह नियम भी हेनरी के नियम पर आधारित है ना। 3 पॉइंट हो गए मेरे प्यारे बेटा। अब दूसरी बात ये होती है, जैसे अगर मान लो चौथी बात करते हैं, अगर हम इसकी विलेयता के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारा बेटा, तो जो विलेयता है, अगर जैसे कि अगर मान लो अगर आपने कोल्ड देखी होगी मेरे प्यारे बेटा, तो कोल्ड में जो CO2 प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बेटा, जो CO2 उपस्थित होता है, अगर आप उसकी डाट खोल देते हैं, देखो जब कोल्ड बनाई जाती है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको बंद किया था, सील किया था, बट जब आप उसको ओपन कर देते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो उसमें से जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है और उसके अंदर टेम्परेचर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी कोल्ड जल्दी ही हीट हो जाती है। अब अगर आप नहीं इस चीज़ को अगर रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो आप एक दो कोल्ड लेना, दोनों दोनों इक्वल ठंडी होनी चाहिए, और एक कोल्ड ड्रिंक को आप हाथों हाथ खोल के रख देना, और एक कोल्ड ड्रिंक को आप पैक रहने देना। जिस कोल्ड ड्रिंक को आप पहले खोल देंगे तो उसमें वो क्या है, वो जल्दी हीट हो जाएगी, क्योंकि उसका जो आपका जिसका जो दाब था बेटा वो कम हो जाएगा और उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन अब जिसको आप जो सील पैक है मेरे प्यारे बेटा, उसमें क्या होने वाला मेरे प्यारे बेटा, उसमें क्या होगा, जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा और देर से वो क्या होगी, गर्म होगी, है ना। तो ये बेटा अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट भी कवर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, हेनरी के नियम की बात करते हैं, तो बेटा मेरे प्यारे बेटा हेनरी का नियम भी पूरा हो जाता है, राइट। अब मेरे प्यारे बेटा अगर हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बेटा, क्वथनांक में उन्नयन। आइए इसको समझते हैं क्या होता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा ये।
क्वथनांक में उन्नयन। अब मेरे प्यारे बेटा, अगर हम क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो आपका क्वथनांक उन्नयन होता है मेरे प्यारे बेटा, उसे आप डेल टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बेटा? आप इसको डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे होता है मेरे प्यारे बेटा T2 माइनस T1, राइट। क्या होता है मेरे प्यारे बेटा? T2 माइनस T1। अगर हम मेरे प्यारे बेटा इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे बेटा? कि इसको हम डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं और डेल टीवी इज इक्वल टू होता है बेटा T2 माइनस T1। क्या होता है बेटा? T2 माइनस T1। जहां पर आपका T2 क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? जल का। क्या होता है बेटा? T2 जल्दी बताओ, T2 क्या होता है और T1 क्या होता है? तो बेटा जो T2 होता है आपका, वो विलयन का क्या होता है बेटा? विलयन का तापमान होता है। क्या होता है बेटा? विलयन का तापमान होता है। किसका बेटा? विलयन का तापमान। विलयन का तापमान। जो बेटा आपका T2 है बेटा, T2 होता है विलयन का तापमान। अगर बेटा जो आपका T1 है मेरे प्यारे बेटा, वो क्या होता है? जल का, शुद्ध जल का तापमान। शुद्ध जल का तापमान। जल का तापमान। चलो अब इसको देखते हैं मेरे प्यारे बेटा। अगर हमने क्वथनांक में उन्नयन की बात करी है, क्वथनांक उन्नयन में बात की है, तो इसको समझो बहुत अच्छे तरीके से। क्या है क्वथनांक उन्नयन? जानना बहुत जरूरी है। क्या है क्वथनांक उन्नयन? क्वथनांक में उन्नयन। कि भैया जो उन्नयन का मतलब है मेरे प्यारे बेटा, जो चीज बढ़ रही हो, जो चीज ज्यादा हो रही हो, उसमें होती है उन्नति। उन्नयन माने उन्नति, उन्नति माने बढ़ोतरी, बढ़ोतरी माने बढ़ना, राइट। अब यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन मतलब जो क्वथनांक के जो तापमान है वो बेटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? वो तापमान क्या हो रहा है मेरे प्यारे बेटा? ज्यादा हो रहे हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देने में, तो बेटा मेरे प्यारे बेटा इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन है। क्या है? क्या डेफिनेशन है? जब 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 किसी वाष्प शील विलायक, जब किसी वाष्पशील विलयन के, जब किसी वाष्पशील विलयन, वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील 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 विलायक मिलाया जाता है। विलायक मिलाया जाता है। मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक, तो उसके बेटा 1 सेकेंड, मोबाइल चार्ज हो जाना चाहिए। हाँ बेटा, क्योंकि मेरा जो मोबाइल था बेटा वो डाउन था, इस वजह से मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, तो मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक, तो उसके क्वथनांक नांक में वृद्धि होती है। में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। ठीक है बेटा। जब किसी वाष्पशील विलयन में अवाष्पशील विलायक मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है।
सपोज अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं और उससे समझा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बेटा कोई एक ये क्या है, यहाँ पे कोई कंटेनर है मेरे प्यारे बेटा, और इसमें कोई एक विलियन है। क्या है बेटा? विलियन। जैसे आपकी मान लो कोल्डिंग है बेटा, क्या है ये? कोल्डिंग है मेरे प्यारे। कोल्डिंग ऐसा नहीं समझ पाओगे, अभी आप ये समझ पाओगे। देखो कैसे, हाँ ये हमारा एक कोई कंटेनर है बेटा। अब इस कंटेनर में क्या है मेरे प्यारे बेटा, क्या है ये जो क्या है सॉल्यूशन है, मतलब किस चीज़ का? विलियन, किसका? कोल्डिंग का। आपके पास कोई कोल्डिंग है और बेटा अगर मान लो आपने कोल्डिंग मिलाई है और उसमें आपने क्या करा, सोडा मिला दिया। सोडा मतलब समझ रहे हैं, आपने सोडा मिला देंगे, ठीक है, तो या नमक डाल देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा? जैसे कि अगर आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक बना रहे होते हैं, आपके 10 रुपीज़ का उसका प्राइस है, तो वो आपको इस तरह से घुमा कर देते हैं, ठीक है। घुमाने के बाद क्या करते हैं, उसमें अगर आप मान लो सोडा डाल देते हैं मेरे प्यारे बेटा, ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो जाकर बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बाहर निकल जाती है, ठीक है। अगर मान लो आप स्टिंग में पी रहे हैं, तो स्टिंग में अगर आप मान लो सोडा मिला देंगे मेरे प्यारे बेटा, तो अगर सोडा मिलाने के बाद क्या होगी, वो बाहर की ओर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि ये जो विलियन था वो वाष्पशील था, उसमें आपने क्या कर दिया, अवाष्पशील मिलाया, तो आपने मिला दिया। मिलाने की वजह से उसका जो टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया बेटा, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो गया, बाहर की ओर निकल गई। मतलब ये बोला गया कि जब किसी वाष्पशील विलियन में कोई अवाष्पशील मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब इसको बेटा डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे डेल टीवी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात डेल टीवी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, जहां पर आपका T2 क्या है बेटा, विलियन का तापमान है, और T1 क्या है, शुद्ध जल का तापमान है। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर ऐसी अगर हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, हिमांक में अवनमन। अगर आपका देखो ये तो हो गया बेटा क्वथनांक में उन्नयन में, टॉपिक पूरा हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन। अगर मेरे प्यारे बेटा हिमांक में अवनमन की हम बात करें बेटा, किसके? हिमांक नंबर 4 पॉइंट की बात करें, हिमांक में अवनमन, तो बेसिकली क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन लिखी है क्वथनांक में उन्नयन, तो अगर आप यहाँ पे हेडिंग ना लेना हिमांक में अवनमन, क्या डाल लेना, हिमांक में अवनमन। किसमें बेटा? हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। अब अवनमन का मतलब है मेरे प्यारे बेटा कमी होना। क्या होना? कमी होना। अब जैसे कि मान लो क्या हुआ मेरे प्यारे बेटा, आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो बाहर की ओर रिलीज हो रही है। जैसे कि मान लो आपके घर पर चाय बन रही है मेरे प्यारे बेटा, और वो निकलने लगी, ठीक है, और वो निकलने लगी, जो उसका ब्लैक वाला पार्ट होता है वो निकलते हैं, तो हम क्या करते थे, उसमें मिल्क डाल देते हैं जिससे वो ना निकले। यही तो करते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है मेरे प्यारे बेटा। हिमांक में अवनमन की बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब किसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील विलायक मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि नहीं बेटा, हिमांक में कमी होती है। किसमें होती है बेटा? उसके हिमांक में कमी होती है। किसमें बेटा? उसके हिमांक में कमी होती है। हिमांक में क्या होती है बेटा? कमी होती है। कमी होती है, उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। और बेटा इसको डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बेटा, क्या होता है कि F2 माइनस F1, और यहाँ पे लिख देना बेटा कि F2 क्या है, विलियन का क्या है, क्या बेटा, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, विलियन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटा विलियन का हिमांक, विलियन का जमना, F1 क्या है बेटा आपका, F2 होगा, विलियन का जमना बोल देना, ठीक है, जमना मतलब जो आप चीज जम रही है, ठीक है। और TF1 बोल देना मेरे प्यारे बेटा, F1 को बोल देना शुद्ध जल का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ शुद्ध वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को बोल देना बेटा जमना, ठीक है बेटा। क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली आपके पास कोई सॉल्यूशन था, जैसे कि अब मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कोल्ड ड्रिंक का मेरे प्यारे बेटा, कोल्ड ड्रिंक नहीं बेटा, चाय का, ठीक है। अगर आप चाय बना रहे हैं घर पर और उसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है वो निकलने लगता है, ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, एकदम जल्दी जल्दी जाते हैं और लाकर मिल्क उसमें पुट कर देते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है, वो मतलब नीचे की ओर बैठ जाता है। तो क्या हो जाता है, उसका हिमांक में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताया मैंने आपको समझाने के लिए,
तो यहाँ पे हिमांक अवनमन की हम बात करें बेटा, तो जब किसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील विलायक मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या होती है बेटा, कमी होती है, उसे हिमांक अवनमन कहते हैं बेटा। और इसको डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और डेल टी एफ इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन, राइट। जहाँ पर एफ टू क्या है, विलयन का जमना, और एफ टू क्या है बेटा, एफ टू, और एफ वन यहाँ पे होगा बेटा एफ वन, क्या बेटा एफ वन, यहाँ पे एफ वन होगा शुद्ध जल का जमना, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें तो ये वाला टॉपिक हमारा कवर पूरा हो चुका है। क्या टॉपिक पूरा हो चुका है बेटा, हमारे ये 4 टॉपिक पूरे हो चुके हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, क्वथनांक गुणन क्या होता है, हिमांक में अवनमन। अब बेटा हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या है बेटा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या है टॉपिक बेटा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या बेटा मेरा प्यारा प्यारा बेटा, मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है बेटा। इसको मेरे प्यारे बेटा मोलर की अगर बात होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को देखो आप। अगर आप इस फॉर्मूले देख पा रहे हैं तो देखो इस फॉर्मूले में क्या है मेरे प्यारे बेटा, कि जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है बेटा, इसको यहाँ पे है ये स्मॉल एम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई के बी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डेल टी पी मल्टीप्लाई के वी। जहाँ पर आपका स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलायक का अणुभार है, और डेल टी पी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। तो मेरे प्यारे बेटा इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या है समझना होगा। पहले आपको इसको ये इसका मतलब आप क्या करेंगे, मोलर उन्नयन स्थिरांक लिखेंगे, और मोलर उन्नयन स्थिरांक लिखने के बाद आप इसको इस फॉर्मूला को नोट करेंगे। फॉर्मूला नोट करने के बाद आप लिखेंगे जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, विलय का भार है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है बेटा, विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलायक का अणुभार है, और डेल टी पी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आती है मेरे प्यारे बेटा। तो मेरे प्यारे बेटा इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी क्या है तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर मैं बात करता हूँ मोलर उन्नयन स्थिरांक की, तो जो अगर मोलर उन्नयन के स्थिरांक की बात करूँ तो बेटा 100 से होता है, और मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करूँ तो बेटा मोलर अवनमन स्थिरांक की बात करूँ तो बेटा 1000 होता है, राइट। अभी जैसे कि हमने बात की मेरे प्यारे बेटा, अगर आप देख पा रहे होंगे क्या होता है, अभी हमने ये वाली बात की थी बेटा, जब किसी वाष्पशील विलयन में कोई अवाष्पशील विलायक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं हम, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब यहाँ पे कमी है तो ये कमी आ गई। अब मेरे प्यारे बेटा हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, तो इसको टॉपिक को समझो, मोलर मोलर उन्नयन स्थिरांक। अब मेरे प्यारे बेटा मोलर उन्नयन स्थिरांक बेसिकली क्या होता है इसको जानो, और जानने के बाद एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बेटा होता है फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू, और डिवाइड बाई बेटा क्या होता है आपका डेल टी वी, और डेल टी पी के मल्टीप्लाई बेटा कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बेटा, जहाँ पर आपका स्मॉल डब्ल्यू बेटा, स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलय का भार है, किसका बेटा, विलय का भार है, ओके। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सॉरी बेटा, स्मॉल एम क्या है बेटा, विलय का अणुभार है, किसका बेटा, विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार, राइट। और बेटा डेल टी बी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है बेटा, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है बेटा, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। तो बेटा इसको नोट कर लो आप जल्दी से, और ठीक है मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।
नोट कर लिया बेटा मैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे समझ लो इसकी डेफिनेशन। जब जब किसी वाष्पशील जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी वाष्पशील अवाष्पशील लिखना बेटा। जब किसी अवाष्पशील अवाष्पशील विलायक को वाष्पशील विलयन के 100 ग्राम, जब किसी विलायक को वाष्पशील विलयन के 100 ग्राम, कितने बेटा 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, घोला जाता है, तो उसके किसके बेटा, तो उसके क्या होता है बेटा, क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसके में, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। होती है जिसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। कितना टाइम हो जाएगा, बस लगभग आई थिंक 10 मिनट्स। देखो बेटा, जब किसी वाष्पशील विलायक को अवाष्पशील विलयन के 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, केवी से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज का ये लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो गया है, और वैसे तो अभी बेसिकली हमारे काफ़ी टॉपिक रह चुके हैं, और इस टॉपिक को वैसे हम कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें किसी काम से ठीक है जाना होगा, और कोई प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे ठीक है, जिसकी वजह से लाइट प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी प्रॉब्लम को हम फेस करने से अच्छा है कि हम आज इस लेक्चर को यहाँ पे रोक देते हैं। और बाकी जो ये न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बेटा, जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए बनाए थे ठीक है, कौन से न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल बनाए हैं मैंने आपके लिए, ये न्यूमेरिकल आपको मैं करा दूंगा। और मुझे उम्मीद है अगर आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आप लगे रहिए अपने ऐसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।